नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में। बचपन से अब तक हम लोग भारत में श्वेत क्रांति पढ़ते हुए आए थे। इसके दूसरे संस्करण पे ना तो कभी चर्चा हुई और ना ही कभी इसकी बात। लेकिन आज 20 सितंबर 2024 के दिन हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत कर दी है, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में भारतीय दुग्ध क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाली है। तो जरूरी है कि इससे जुड़ी सभी चीजों को हम लोग अच्छे से जाने समझे और पढ़ते हुए आगे बढ़े। तो देखिए, इसी क्रम में हमारी न्यूज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की। क्या क्या इसमें खास रहने वाला है, चीजों को समझते हैं। तो देखिए, श्वेत क्रांति 2.0 चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। जिन चार क्षेत्रों पे खास तौर पे ध्यान रहेगा इस श्वेत क्रांति के अंदर, उनमें सबसे पहला है महिला किसानों को सशक्त बनाना। हमारी जो वर्तमान सरकार है वो हर मामले में किसानों को और महिलाओं को प्राथमिकता दे ही रही है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सबसे पहला बिंदु जो रहा है ध्यान का, वो है महिला किसानों को सशक्त बनाना। यानी कि आप मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र से महिलाओं को जोड़ते हुए उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। तो श्वेत क्रांति है, दूध से संबंधित है सारा मामला। तो स्थानीय रूप से दूध के उत्पादन को बढ़ाया जाए, जितना हो सके इस पर ध्यान दिया जाएगा। डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाना और साथ साथ में डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम लोग दूध के क्षेत्र में चीजों को सुधार रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उत्पादन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो अब इसका हम सिर्फ अपने ही देश में इस्तेमाल करें, नहीं। जब सभी चीजें हो रही हैं, सुधार हो रहा है, तो देश के स्तर पर भी हो, देश के सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, लेकिन साथ साथ हम निर्यात को भी बढ़ावा दे सकें। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा, क्योंकि निर्यात के बिना हमारी चीजें अधिक रूप से सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन निर्यात से अगर हम जुड़ जाते हैं, इतना उत्पादन कर लेते हैं कि निर्यात अच्छे स्तर पर हो, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी मजबूत स्थिति होगी और भारत का एक खास स्थान बन जाएगा। चीजें क्लियर है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें क्या देखना है, महिला किसानों को सशक्त बनाना इसका एक खास उद्देश्य है। वहीं साथ साथ रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना भी इसका उद्देश्य रखा गया है। तो ये दो खास उद्देश्य इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दूध के उत्पादन को बढ़ाना, ये प्रमुख उद्देश्य है, वो अपनी जगह पर यथावत ही रहेगा। इसके तहत सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है ये भी समझ लेते हैं। तो सरकार ने लक्ष्य कहा है यहाँ पे कि 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि की जाएगी। ये इसका प्रमुख लक्ष्य है। शुरुआत में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अपने स्वयं के संसाधनों से इस पहल को वित्त पोषित करेगा और अपने स्वयं के संसाधनों से इस प्रकार से वित्त पोषित करेगा कि यह 1000 पैक्स को प्रति पैक्स 40,000 रुपए प्रदान करने वाला है। ये पूरी स्थिति इसमें रहने वाली है। इस योजना में 1 लाख नई सहकारी समितियां बनाई जाएंगी अलग अलग स्तरों पे। और जो हमारी मौजूदा सहकारी समितियां, चाहे वो जिला सहकारी समिति हो, बहुउद्देशीय जिला सहकारी समिति हो या बहुउद्देशीय पैक्स की स्थापना हो और उनका सुदृढ़ीकरण करना, तो नई भी बनाई जाएंगी। वर्तमान में जो स्थापित है उनको भी हम लोग बनाए रखेंगे और उनके लिए हम लोग सुदृढ़ीकरण का, मजबूती करने का काम भी करेंगे। उनको जो भी आवश्यकता रहेगी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और चीजों को अच्छे स्तर पर मिलजुल करके लेके जाएंगे, पुरानी समितियों के साथ साथ और नए के साथ साथ। इसके अलावा बहुउद्देशीय पैक्स की स्थापना, जो कि इसमें खास पहलू है। इन्हें आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ दूध उत्पादन से जोड़ा जाएगा और इससे किसानों और गोपालकों की आजीविका में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जो कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो दूध का उत्पादन बढ़ने से मांग और पूर्ति की चेन तो बैलेंस हो पाएगी, लेकिन जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो गोपालक हैं, उन सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये भी हम लोग यहाँ पर मान के चल ही रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं श्वेत क्रांति 2.0 में और इन सभी मामलों में महत्वपूर्ण रहेगी। और ये जिस प्रकार से आगे बढ़ेगी और से जुड़ी चीजें होगी, वो हम लोग समय समय पर पढ़ते रहेंगे और जानते समझते रहेंगे। क्योंकि ये जो श्वेत क्रांति 2.0 है ना, हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हो गया है और आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में पूछा जा भी सकता है। तो इसी वजह से चीजों को तैयार रखिएगा। साथ साथ में पिछली श्वेत क्रांति को भी मत भूलिएगा, क्योंकि वर्गीज कुरियन साहब को स्पेशल क्रेडिट दिया जाता है, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया रहे हैं इसमें। और साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि इसमें काफी उपलब्धियां रही हैं हमारी, तो इसलिए हम इन चीजों को भुला नहीं सकते। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्ष 1970 में की गई थी भारत में। प्रोफेसर वर्गीज कुरियन, ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी हम जानते हैं। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो ये बातें सभी याद रखिएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। इस ऑपरेशन के माध्यम से 30 वर्षों में हमने भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्ध दूध की मात्रा को दोगुना कर दिया था। लेकिन ये उस समय की उपलब्धि थी।
1970 में शुरू हुआ और वर्ष 2000 आने तक हम लोगों ने 30 वर्ष में एक व्यक्ति के हिसाब से जो दूध उत्पादन था उसको हमने 2 गुना कर दिया। लेकिन अब वर्तमान में फिर दूध क्रांति की जरूरत है, क्योंकि जनसंख्या काफी बढ़ गई है और मांग का स्तर भी काफी ज्यादा है। मांग के साथ साथ क्वालिटी और क्वांटिटी में आप बैलेंस कर पाए, ये सभी चीजें भी जरूरी रहती हैं। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किसानों को उनके द्वारा बनाए गए संसाधनों पर प्रत्यक्ष अधिकार दिया गया था, जिससे वे अपने स्वयं के विकास को आगे बढ़ा सकें। काफी सारी चीजें हुई। कई चरण रहे इसके, तो चरणों को भी समझ लेते हैं। पहला चरण समझते हैं, 1970 से 80 तक रहा ये। इसमें हम देखते हैं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा दिए गए बटर ऑयल और स्कीम्ड मिल्क पाउडर की बिक्री का उपयोग वित्त पोषित करने के लिए किया गया था। ठीक है, यानी कि बिक्री से जो भी चीजें हुई तो इस चरण को उससे वित्त पोषित कर दिया गया था। चीजें क्लियर है? ठीक। इसके अलावा इस चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख मिल्क शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के उपभोक्ताओं के साथ जोड़ दिया था। ये इसकी दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति रही थी। दूसरे चरण में चलते हैं तो पता लगता है कि ये 1981 से 85 तक रहा। इस चरण के दौरान दुग्धशालाओं की संख्या 18 से बढ़कर 136 हो गई, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा दुग्ध दुकानों का विस्तार 290 से अधिक शहरी बाजारों तक हो गया और ज्यादातर हम देख पाते हैं कि रीच बढ़ गई इस पूरे मामले में। 43,000 ग्राम सहकारी समितियों में फैले 42,50,000 दुग्ध उत्पादकों के साथ एक आत्मनिर्भर प्रणाली स्थापित हो गई, क्योंकि अब हमारे पास में इतने लोग थे जो अच्छी संख्या में प्रोडक्शन कर सकते हैं मिल्क का, तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हुई दूसरे चरण में। तीसरे चरण में स्थितियां और बदली। इस चरण ने डेयरी सहकारी समितियों को विस्तार करने की अनुमति दी और कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया। इस चरण में दूध की बढ़ती मात्रा को प्राप्त करने और बाजार में लाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया गया, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, चेन आपको पूरी की पूरी मेंटेन करनी है, चेन आपको टूटने नहीं देनी है। अगर कहीं पे प्रोडक्शन आप अच्छा कर पा रहे हैं तो सिर्फ प्रोडक्शन के मामले में ही आपको नहीं रुक जाना। प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी मार्केट में सप्लाई को बैलेंस करना, सप्लाई को बैलेंस करने के साथ साथ ही आपको उसके लिए प्रॉपर बुनियादी ढांचा तैयार करना, ताकि बिना किसी दिक्कतों के मार्केट में सप्लाई हो पाए। और सिर्फ मार्केट में नहीं पहुंचाना, मार्केट में दुकानों तक पहुंचना, दुकानों के बाद फिर कस्टमर्स तक पहुंचना, ये पूरी की पूरी चेन आपको बैलेंस करनी पड़ेगी प्रॉपरली। तो हर एक स्तर पर काम करना भी दुग्ध क्रांति के तहत एक खास उद्देश्य रहता है, एक खास लक्ष्य रहता है जिसके ऊपर काम किया जाता है। तो हमारी जो श्वेत क्रांति पहली थी 1970 वाली, सभी मामलों में हम मानते हैं कि बहुत अच्छी थी, बेस्ट थी और इसने अपने लक्ष्यों को अच्छे से प्राप्त किया। जरूरी है कि अब हम लोग श्वेत क्रांति 2.0 पे फोकस होकर के चीजों को समझें और लक्ष्यों को प्राप्त करें। सिर्फ और सिर्फ दूध का ही उत्पादन नहीं बढ़ाना है, इसके साथ साथ हमें जो हमारे गोपालक हैं, जो किसान हैं, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी स्थिति को मजबूत करना, साथ साथ भारत के स्थान को निर्यात के मामले में भी मजबूत करना, ये सारे भी हमारे उद्देश्य इसमें रहेंगे। ठीक है, तो जब इतना कुछ समझ लिया तो मुझे लगता है इस सरल से प्रश्न का उत्तर भी आप लोग बहुत ही इजीली कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1960, 1970, 1975 या 1980? प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। देखो, वीडियो अपने आप में बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है हर एक मामले में, तो जरूरी है कि आप लोग इस वीडियो को बाकी सभी साथियों को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।